हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि सेटलमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक सेटलमेंट बिटवीन टू पार्टीज़ है जिसमें एक पार्टी ऑफ़र करती है और दूसरी पार्टी उसको अगर एक्सेप्ट कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। सेक्शन 10 जो डील करता है वो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। सबसे फर्स्ट हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखेंगे जो कि सेक्शन 2E ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। प्रॉमिस की देख लेते हैं, 2B में है, जिसको देखते हैं कि व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को प्रपोज करता है किसी काम के लिए, कोई काम का बताता है, और वो पर्सन अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर होने के बाद एक प्रॉमिस बन जाता है, एक वादा बन जाता है। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन लिखेंगे अपने इस क्वेश्चन में एग्रीमेंट की, जो कि सेक्शन 2E के अंदर है, जिसमें कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी एक प्रॉमिस या एक से ज़्यादा सेट ऑफ प्रोमिस अगर वो वादे किए जाए और फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, और उसमें कंसिडरेशन भी हो, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, यानी कुछ ना कुछ देना है इन रिटर्न, तो वो तो क्या होगा, वो जो प्रोमिस की बुनियाद पर एग्रीमेंट बन जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, सेक्शन 2H के अंदर है, जिसमें कहता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के अंदर इन्फोर्सिबल है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अभी हम देखते हैं सेक्शन 10। इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आपने जनरल इंट्रोडक्शन लिख लेनी है, फिर एग्रीमेंट, प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख लेनी है, फिर सेक्शन 10 के ऊपर आ जाना है जिसमें इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सेक्शन 10 कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, यानी कि जो पार्टीज़ हो उनकी फ्री कंसेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो, एंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, और वो क्या हो, वो पार्टीज कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि मेजर होनी चाहिए, वो होने चाहिए दोनों पार्टीज, ना कि माइनर, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन जो हो इन रिटर्न जो दी जाए चीज़ तो वो लॉफुल हो, एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो बुनियाद हो, बेस हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट पे हो, एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, और उसमें जो है कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसको वॉइड करार दिया जाए। अभी देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 10। इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट है, कहता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है सबसे पहले एग्रीमेंट होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना बनाया गया हो तो वो एग्रीमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। इफ़ नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है या कोई लॉफुल ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फॉर्म द बेसिस ऑफ, यानी कि जो भी एग्रीमेंट होता है वो हमेशा जो है कॉन्ट्रैक्ट का बेस बनाता है, और बोथ द पार्टीज विलिंग टू फॉर्म लीगल रिलेशनशिप विद ईच अदर, और दोनों पार्टीज जो हो विलिंग हो कि वो एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो तब वो एग्रीमेंट, यानी कि सबसे पहले एसेंशियल इंग्रेडिएंट में हम एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और इसी को नीचे लिखेंगे कि एग्रीमेंट ना हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्रीमेंट जो है लॉफुल ऑफर और लॉफुल एक्सेप्टेंस से ही बनता है, और जो है हर एक एग्रीमेंट जो है वो बेस बनाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और बोथ पार्टीज जो है वो लॉफुल लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए विलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पिटेंट पार्टीज, जो कि सेक्शन 11 है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कॉम्पिटेंट पार्टीज, सेक्शन 11 में हम लिखेंगे कि दोनों पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो, मेजर हो। सेक्शन 11 देख लेते हैं, जिसमें कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ द मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। यानी कि बोथ द पार्टीज जो है एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच चुकी हो, वो साउंड माइंड हो, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ के अंदर वो डिसक्वालीफाई ना होती हो।
फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें बताता है फ्री कंसर्न, थर्ड इंग्रेडिएंट है, जिसमें हम सेक्शन 13 और 14 को लिखेंगे और इनको ही एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन 13 कहता है कंसर्न क्या होता है, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसर्न व्हेन दे एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब रजामंदी जाहिर कर ले एक चीज़ के ऊपर और उसी सेंस के अंदर ही रजामंदी करे तो वो कंसेंट में आएगा। 14 के अंदर जो है फ्री कंसर्न, यानी कि कंसर्न कब फ्री होगी, जो कि जिसके ऊपर कोई कोर्जन ना हो, ठीक है, जो कि सेक्शन 15 के अंदर बताया हुआ है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो जो सेक्शन 16, और फ्रॉड ना हो 17 के अंदर है, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 के अंदर है, मिस्टेक्स जो कि सेक्शन 20, 21 और 22 के अंदर बताया हुआ है, ये चीज़ें ना हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जो कंसर्न हो तो उसको यही समझा जाएगा कि वो फ्री कंसर्न दी गई है, विदाउट फ्रॉड है, विदाउट मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है या कोर्जन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है अभी देख लेते हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो कि सेक्शन 23 हम इसमें लिखेंगे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएं तो वो कंसिडरेशन उसकी लॉफुल होनी चाहिए, लीगल तरीके से होनी चाहिए, और अगर इनलीगल कंसिडरेशन दी जाए तो उसको वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो सेक्शन 23 हम इसमें लिखेंगे, जिसमें क्या होगा कि व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल और व्हाट नॉट, यानी कौन से कंसिडरेशन जो है या ऑब्जेक्ट लॉफुल होंगे और कौन से नहीं होंगे। कहते हैं जो अनलॉफुल होंगे इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जो जिसको लॉ ने मना किया हो, और इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट परमिटेड इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, यानी किसी लॉ को अपोज कर रहा हो या बार लगा रहा हो या फ्रॉडुलेंट हो, इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, या जो है किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहा हो। फिर नेक्स्ट कहता है द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज ए मॉरल, या कोर्ट ने उसको इमोरल करार दिया गया हो, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या जो पब्लिक पॉलिसी उसके अपोज कर रही हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट का हो वो कंसिडरेशन, तो वो अनलॉफुल होगा और उसको वॉइड करार दे दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें यह कहा जाता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि वो जो ऑब्जेक्ट हो कॉन्ट्रैक्ट का शुड नॉट बी इलीगल या फ्रॉडुलेंट या इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। फिर सिक्स जो इंग्रेडिएंट इसमें बताया हुआ है नॉट टू बी वॉइड, यानी कि वो जो एग्रीमेंट हो वो वैलिड होना चाहिए और उसका जो वो वॉइड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सेक्शन 24 टू 30 है या सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया हुआ है, जो कि डील करता है ऐसे एग्रीमेंट से जो कि उनको वॉइड करार दिया गया है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो इन सेक्शंस के अंदर नहीं आना चाहिए, जो कि क्या है जिसमें अनलॉफुल कंसिडरेशन है, या एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वगैरह जो है, इस तरह के एग्रीमेंट ना हो। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।